नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्न श्रृंखला में हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और जितनी भी चीज़ें यूनानी आक्रमण से संबंधित हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह इस वीडियो के अंक में हम कवर करेंगे। यहाँ पर 10 प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा जो यूनानी आक्रमण समय रहा है उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हूँ, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नजर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करके बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना इस प्रश्न श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी? हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दारा प्रथम ने, ऑप्शन बी साइरस द्वितीय ने, ऑप्शन सी अरंतजस्कीज ने, ऑप्शन डी फिलिप्स द्वितीय ने। तो इन चार में से आपको बताना है कि हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। सही उत्तर की अगर हम बात करते तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, साइरस द्वितीय के द्वारा हखामनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। और ये बात यहाँ पर हो रही है जो मध्य और ईरान का क्षेत्र था, मध्य ईरान के क्षेत्र पर हखामनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी साइरस द्वितीय के द्वारा। साइरस द्वितीय का एक और नाम था जिसको कुरुस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुरुस आए या साइरस द्वितीय आए तो एक ही नाम है जिसने हखामनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। लगभग 558 ईसा पूर्व के दौरान इसने हखामनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, 558 ईसा पूर्व के दौरान। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, यूनानी शासक दारा प्रथम द्वारा जीता गया भारत का सिंध क्षेत्र कौन से नंबर का प्रांत था? यानी कि मध्य ईरान का जो क्षेत्र था वहां पर हखामनी साम्राज्य का ही ये शासक रहा था दारा प्रथम। तो उसके बारे में बात हो रही है कि इसने जो भारत का सिंध क्षेत्र जीता था वो यूनानी शासक ईरान के क्षेत्र का जो जीता हुआ कौन सा प्रांत था? ऑप्शन ए 18वां प्रांत, ऑप्शन बी 20वां प्रांत, ऑप्शन बी 22वां प्रांत, ऑप्शन सी 20वां प्रांत, ऑप्शन डी 28वां प्रांत। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा प्रांत था। सही उत्तर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 20वां प्रांत रहा था। और यहाँ पर इस दारा प्रथम जो यहाँ पर था, जो यूनानी जो साम्राज्य था, ठीक है, जो कि आपका हखामनी साम्राज्य था, उसमें यहाँ पर 28 प्रांतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इतिहासकार हैं डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, उनके द्वारा कहा गया है कि जो हखामनी साम्राज्य था उसमें यहाँ पर आपके 28 प्रांत यहाँ पर रहे थे। ठीक है, और जिसमें जो है कि भारत यहाँ पर 20वां प्रांत रहा था इनका। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य का, ऑप्शन बी नंद का, ऑप्शन सी कुषाणों का, ऑप्शन डी शुंगों का। तो देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय, ये तो आसान सा प्रश्न है, भारत के समय, भारत में उत्तर भारत में उस समय नंदों का शासन था और धनानंद उस दौरान यहाँ पर शासन कर रहा था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो धनानंद के खिलाफ यहाँ पर उसको नंद वंश की सत्ता को समाप्त करने के लिए यहाँ पर आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर के संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा था और एक सुनियोजित योजना को यहाँ पर तैयार कर रहा था। ठीक है, शुंग जो है कि मौर्य साम्राज्य के बाद आता है, कुषाण जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के दौरान कुषाणों का आगमन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक सिकंदर महान के समकालीन रहा है? मगध का कौन सा शासक है जो कि सिकंदर के समकालीन रहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी धनानंद। तो पोरस तो यहाँ पर होगा नहीं, सीधी सी बात है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, धनानंद। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बाद में शासक बनता है जो कि सेल्यूकस का यहाँ पर क्या रहा था, समकालिक रहा था, ना कि सिकंदर का। ठीक है, और महापद्मानंद उससे पूर्व ही मर चुका था, धनानंद यहाँ पर शासक था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, धनानंद यहाँ पर शासक रहा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? किस गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अभिसार राज्य की,
कंठ राज्य की, ऑप्शन सी अश्वक राज्य की, ऑप्शन डी कंबोज राज्य की। तो किन राज्यों की महिला के द्वारा, किस राज्य की महिला के द्वारा इन चार राज्यों में से आपको बताना है कि सिकंदर के विरुद्ध उन्होंने शस्त्र धारण करे थे। सही उत्तर की अगर बात करते तो ऑप्शन बिल्कुल सी यहाँ पर सही होगा। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने यहाँ पर सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण करे थे। और अश्वक उस दौरान जो है कि सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था सिकंदर का, वो माना जाता है कि अश्वक राज्य पर ही यहाँ पर हुआ था। और अश्वक राज्य की जो राजधानी थी मसग, यहाँ पर इसकी राजधानी थी। क्या थी? मसग। म आधा सौ पूरा सौ गो, मसग इसकी राजधानी रही थी। और मसग ने सिकंदर का सामना किया था। सिकंदर की बहुत विशाल सेना थी और एक छोटा सा साम्राज्य रहा था अश्वक। तो अश्वक की जो सैन्य व्यवस्था थी वो जल्दी धराशायी होगी। तो स्त्रियों ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में जब सैनिक मारे गए तो स्त्रियों ने यहाँ पर सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण करे थे। और बड़ी संख्या में कहा जाता है कि सिकंदर ने यहाँ पर स्त्रियों का समूल नाश यहाँ पर कर दिया था इस राज्य की। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो चार इतिहासकार यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डाइमेकस, ऑप्शन बी नियार्कस, ऑप्शन सी आर्नेसिट्रिस, ऑप्शन डी अरिस्टोब्लूरस। तो कौन सा इतिहासकार भारत में नहीं आया था सिकंदर के साथ। देखिए इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डाइमेकस जो है वो सिकंदर के साथ नहीं आया था। डाइमेकस जो था वो इससे पहले ही भारत में आ गया था, जो कि सीरिया के शासक ने इसको भेजा हुआ था भारत में। और ये आया था बिंदुसार के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ये उसमें आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य के शासनकाल में ये आया था। और उस दौरान जो मौर्य शासक था वो था बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद जब बिंदुसार शासक बनता है तो बिंदुसार के समय सीरिया के राजा ने भेजा हुआ था डाइमेकस को भारत में राजदूत बना करके। ठीक है, दूत बना करके। और सीरिया का वह राजा था जिसका नाम था एटियोकस था। ठीक है, एटियोकस के द्वारा डाइमेकस को भेजा गया था भारत में। बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य में आया था। ठीक है, चलिए। और तीन के तीन जो इतिहासकार है, नियार्कस है और अनेसिट्रिस है और अरिस्टोब्यूलस जो है, ये तीन के तीन इतिहासकार यहाँ पर भारत में आए हुए थे। ये इस ट्रेबो ने अपनी विवरण में दिया है कि ये तीन के तीन इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है, इस ट्रेबो के द्वारा ये कहा गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भारत और पारसिक यानी कि जो फारस के संबंध हैं उनके संबंधों के बारे में नस्क ए रुस्तम अभिलेख से जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी बेहिस्तूर अभिलेख से दारा प्रथम के 23 प्रांतों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी हेरोडोटस के विवरण से, जो इतिहास का पिता भी इसको कहा जाता है हेरोडोटस, उसके विवरण से भारत दारा प्रथम के साम्राज्य का 22वां प्रांत होने का विवरण मिलता है। ऑप्शन डी पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत और जो भारत के संबंध है, पर्शियन जो संबंध है, यूनान से, ईरान से, इराक से संबंध, मध्य एशिया के देशों के साथ जो भारत के संबंध की जानकारी मिलती है, हमें सबसे पहले नस्क ए रुस्तम से मिलती है। और नस्क ए रुस्तम जो है, आपको ध्यान देना है, ये हखामनी साम्राज्य का अभिलेख हुआ है। ठीक है, जो कि दारा प्रथम का ये अभिलेख रहा है। ठीक है, दारा प्रथम के 3 अभिलेख हमें मिलते हैं, जिसमें नस्क ए रुस्तम मिलता है और दूसरा अभिलेख जो है बेहिस्तूर अभिलेख मिलता है। और बेहिस्तूर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो दारा प्रथम था उसके साम्राज्य में 22 प्रांत थे। ठीक है, 22 प्रांत, साम्राज्य के 22 प्रांतों की जानकारी मिलती है बेहिस्तूर अभिलेख से दारा प्रथम के। और दारा प्रथम से ही संबंधित अभिलेख है नस्क ए रुस्तम। ठीक है, और एक और यहाँ पर अभिलेख है जिसका नाम है पर्सिपोलिस। पर्सिपोलिस भी इसी का अभिलेख है। ठीक है, पर्सिपोलिस का अभिलेख भी दारा प्रथम से संबंधित है। न से रुस्तम भी दारा प्रथम से संबंधित है और बेहिस्तूर अभिलेख भी इसी से संबंधित है। ठीक है, हेरोडोटस जो कि आपके इतिहास का पिता कहलाता है, और इसके विवरण से जो हमें जानकारी मिलती है कि जो दारा प्रथम था उसके साम्राज्य का भारत जो है कि 22वां प्रांत नहीं था बल्कि ये 20वां प्रांत था। ठीक है, कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था, ऐसी जानकारी मिलती है। और इस प्रांत से जो 20वां प्रांत भारत का सिंध का क्षेत्र जो जीता हुआ था दारा प्रथम और दारा प्रथम ने भारत का, तो सिंध के क्षेत्र से लगभग कहा जाता है कि 360 टैलेट, ठीक है, टैलेट
स्वर्ण धूलियाँ, यानी कि एक सोने की माप की एक आय को मापने का एक तरीका था टैलेट, ठीक है। तो 360 टैलेट की स्वर्ण धूलियाँ यहाँ से प्राप्त होती थी, जो कि लगभग मानते हैं कि जितना भी ये पूरा का पूरा आपका ये साम्राज्य था उसका एक तिहाई जो है यहीं से प्राप्त होता था राजस्व, ठीक है, सिंध के क्षेत्र से। चलिए, पारसिक संपर्क के आने के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का जन्म होता है, और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं शाहगोरा शहबाजगढ़ी से, वो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। तो यहाँ पर खरोष्ठी लिपि जन्म लेती है पारसी और भारतीय संपर्क के परिणाम स्वरूप, ठीक है। एक नई लिपि का जन्म होता है पश्चिमी क्षेत्र में, जिस लिपि का नाम है खरोष्ठी लिपि। चलिए, बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, फारसी स्वर्ण मुद्रा, फारसी में स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिंगलोई कहलाती थी। ऑप्शन बी, यूनानी लेखकों में धनानंद को, यहाँ पर अग्रमीज होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, अग्रमीज, ठीक है, अग्रमीज और जोनोफोल बताया गया है। यूनानी लेखकों के द्वारा जो यूनानी विवरण मिलते हैं उसमें धनानंद को अग्रमीज और जेनोफोल नाम से संबोधित किया गया है। हखामनी साम्राज्य को सिकंदर ने 328 ईसा पूर्व में ध्वस्त करके भारत पर चढ़ाई करने के लिए चला था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार पंजाब एवं सिंध प्रांत में सिकंदर के आक्रमण के समय ये 28 शक्तिशाली प्रांत भागों में ये विभाजित था, या यहाँ पर 28 स्वतंत्र शक्तियाँ विद्यमान थी। तो अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, जो गलत दिया गया है, ऑप्शन सी गलत दिया गया है। पहला कथन जो है कि फारस में जो स्वर्ण मुद्राएं जो होती है उसको डेरिक कहा जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फारसी में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है, डेरिक कहा गया है, और रजत मुद्राओं को सिंगलोई कहा गया है। क्या कहा गया है, सिंगलोई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और धनानंद को जो है कि यूनानी लेखकों के द्वारा यूनानी अभिलेखों में यहाँ पर अग्रमीज और जेनोफोन कहा गया, ठीक है, अग्रमीज यहाँ पर होगा, अग्रमीज कहा गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान देना है। हखामनी साम्राज्य का जो है कि विनाश या हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करा था सिकंदर ने 328 में नहीं 326 ईसा पूर्व में करा था, ठीक है। कब, 326 ईसा पूर्व में करा था, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करा था सिकंदर ने, और उसके बाद वो भारत की तरफ यहाँ पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़ा था, ठीक है। सिकंदर ने कब करा था, 326 ईसा पूर्व में करा था, न कि 328 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए, और लगभग जो है कि 325 ईसा पूर्व में ये भारत में पहुंचा हुआ था, 325 ईसा पूर्व में ये भारत पहुंचा था। 2 वर्ष इसको लगे थे भारत पहुंचने में, वहां से ईरान के क्षेत्र से आगे बढ़ते बढ़ते जो भी साम्राज्य थे उनको पराजित करते हुए अपने साम्राज्य में मिलाते हुए आगे बढ़ा था, ठीक है। देखिए, जो हेमचंद्र राय चौधरी हैं उनके अनुसार जो पंजाब और सिंध का क्षेत्र था उस दौरान जब सिकंदर का यहाँ पर आक्रमण हुआ था तो यहाँ पर 28 स्वतंत्र शक्तियाँ विद्यमान थी, यानी 28 छोटे छोटे राज्य यहाँ पर विद्यमान थे, जिनको जो है कि आसानी से जीत लिया गया था सिकंदर के द्वारा, ठीक है। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए जो कहा गया है, सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के पश्चात अश्वक राज्य की स्त्रियों ने स्वयं शस्त्र धारण किए थे। ऑप्शन दूसरा है, पुरु का राज्य झेलम और चेनाब नदी के मध्य बसा हुआ था। ऑप्शन तीसरा है, सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत में 2 नगरों निकैया और बुक्के फला की स्थापना की थी। चौथा कथन है, ब्यास नदी सिकंदर महान के विजय उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कूट, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 गलत है, ऑप्शन बी 2 और 3 गलत है, ऑप्शन सी केवल चौथा गलत है, ऑप्शन डी कोई भी गलत नहीं है। देखिए, सही उत्तर की यहाँ पर बात करते हैं तो में से कोई सा भी यहाँ पर कथन गलत नहीं है, सारे के सारे सही दिए गए हैं। पहले कथन की बात होती है कि सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में यहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने के पश्चात जो अश्वक राज्य था, जिसकी जो राजधानी हमने बताया था मसग थी, तो वहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिए थे, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले इसी पर यहाँ पर आक्रमण हुआ था। ये सीमावर्ती प्रदेश था, एक गणराज्य था, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर होता है सबसे पहले भारत के संदर्भ में। उसके बाद हम देखते हैं कि पुरु का जो राज्य था वो झेलम और चेनाब नदी के मध्य था। और उसके बाद जो है कि हम देखते हैं तक्षशिला पर आक्रमण होता है। तक्षशिला का राजा उस दौरान आम्बिक था, उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और सिकंदर का सबसे जो तगड़ा सामना होता है वह पोरस से होता है। पुरु का जो साम्राज्य था पोरस से उसका सामना होता है। पुरु या पोरस इसको कहते हैं। झेलम नदी और चेनाब नदी के मध्य इसका साम्राज्य था। तो
सिकंदर को बहुत बड़ी इन्होंने जो है टक्कर दी थी, और सिकंदर जो है कि इसकी वीरता को देखते हुए कायल हो गया था और अपना मित्र इसको बना लिया था, और साथ ही इसके राज्य के साथ साथ कुछ अन्य इलाके इसको प्रदान कर दिए गए थे पुरु को। ठीक है, सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में दो शहरों को यहाँ पर बसाया था। एक तो निकैया बसाया था, एक जो है कि बुकेफाल यहाँ पर बसाया हुआ था। ठीक है, तो दो शहर यहाँ पर बसाए थे सिकंदर ने, निकैया और बुकेफाल, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर ब्यास नदी जो थी वो सिकंदर महान के विजयों का एक उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई थी, क्योंकि ब्यास नदी से आगे सिकंदर की सेना ने बढ़ने से मना कर दिया था। बहुत एक तो लंबे समय से ये युद्ध पर रही थी ये सेना, और उसके बाद घर वापस जाने की इनको बहुत लंबे टाइम से अपने परिवारों से दूर थे, तो घर जाना इनको घर की याद आ गई थी, जिसके चलते इन्होंने व्यास नदी को पार करके भारत के क्षेत्र में यूँ कह सकते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत था वहाँ पर आक्रमण करने से इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि पोरस के द्वारा जो शक्ति और साहस का परिचय यहाँ पर दिया गया था, भारतीय वीरता का जो परिचय दिया था पोरस ने, तो उससे भी कहीं ना कहीं सिकंदर की जो सेना थी वो घबरा गई थी कि आगे इनके बारे में पता था कि जो मगध साम्राज्य वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य है और अपनी धन संपदा के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, जिसके बारे में ही सुन करके सिकंदर भारत की तरफ लालायित हुआ था आक्रमण करने को लेकर के। तो यहाँ पर सेना ने पीछे हट गई थी और भारत पर आगे बढ़ने से इन्होंने मना कर दिया था, इसीलिए ब्यास नदी जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका चरम बिंदु यहाँ पर रही हुई थी। ठीक है, ध्यान देना है आपको। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न श्रृंखला का, पूछा जा रहा है निम्नलिखित 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, भारत में सिकंदर को सफलता कोई केंद्रीकृत सत्ता न होने, देश द्रोही शासकों की सहायता मिलने के कारण मिली। ऑप्शन बी, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में निकैया, बुक्केफाल और सिकंदरिया 3 यूनानी उपनिवेशक स्थापित हुए। ऑप्शन सी, यूनान से व्यापार संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत में यूनानी मुद्राओं के आधार पर उलूक शैली के सिक्के ढाले जाने लगे। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, इन तीनों में से ये आपको बताना है। देखिए, जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत दिया गया हो, सारे के सारे कथन सही हैं, क्योंकि सिकंदर का जो भारत में जो सफलता मिली थी, हमने कहा था कि पश्चिमोत्तर भारत, सिंध के, पंजाब के क्षेत्र में यहाँ पर जो विवरण मिलता है कि 28 स्वतंत्र यहाँ पर राज्य थे जिनमें कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, जिसके चलते भारत में इसने बड़े आसानी से प्रवेश यहाँ पर कर लिया था। और तक्षशिला के जो आम्बिक था, इसके साथ अन्य जो राजा थे, उन्होंने सिकंदर के सामने जल्दी समर्पण कर लिया था। देशद्रोहियों का कह सकते हैं कि सहायता मिली थी सिकंदर को, तो जिसके चलते सिकंदर यहाँ पर भारत पर साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ था, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पर 3 यूनानी उपनिवेश स्थापित किए गए थे, और ये 3 यूनानी उपनिवेश आपको याद रखने, निकैया, बुकेफाल तो 2 शहरों की भी स्थापना करी थी, और सिकंदरिया उपनिवेश की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, सिकंदरिया उपनिवेश, निकैया और बुकेफाल की स्थापना करी गई थी भारत विजय के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में। अगर बात करते हैं यूनान के व्यापारिक संपर्कों के चलते जो भारत में जो यूनानी मुद्राओं के आधार पर उलूक शैली के सिक्के ढाले जाने लगे थे, तो बिल्कुल ये सही है कि उलूक शैली के सिक्के किसके कारण से यहाँ पर ढाले जाने लगे थे। जो यूनान से व्यापार होता था, रोम से जो यूनान से जो व्यापार होता था, मध्य एशिया से जो व्यापार होता था, वहाँ की मुद्राओं के आधार पर ही ये उलूक शैली के सिक्के ढाले जाने लगे थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सिकंदर के आक्रमण और ईरान से जो आक्रमण हुए थे उसको लेकर के प्रश्नों का वीडियो का अंक। उम्मीद है ये वीडियो अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो सुधार को लेकर के, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों से साझा करना न भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं कुछ एक मानचित्र के द्वारा जो यहाँ पर आक्रमणकारी आए थे, यूनानी कहाँ से आए थे, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो सिकंदर था वो यहाँ पर ब्यास नदी तक पहुँचा हुआ था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि झेलम नदी के तट पर सिकंदर का सामना होता है पुरु से, शक्तिशाली राजा पोरस से। और इस युद्ध को यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो है कि झेलम नदी को जो है कि
जो यूनानी भाषा में है उसको कहा जाता है हाइड्रे हाइडे स्पीज हाइडे स्पीच, ठीक है। हाइडे स्पीच का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हाइडे स्पीच का युद्ध। पूछा जा सकता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो सिकंदर और पुरु या पोरस के मध्य हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, यानी कि झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है, ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण के बाद जो भारत में अलग तरह के यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो सिक्के ढालने की प्रथा प्रचलित होती है, साथ ही जो है कि यहाँ पर खरोष्ठी लिपि का विकास होता है। और एक सिकंदर के साथ जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जलमार्ग यहाँ पर ढूंढा जाता है। जलमार्ग आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और दो स्थल मार्ग यहाँ पर ढूंढे जाते हैं। तो ये यहाँ पर से यूनानी सिकंदर भारत में आया हुआ था, आप देख सकते हैं मानचित्र में, ठीक है। तो एक जलमार्ग की खोज होती है और 3 स्थल मार्गों की खोज होती है। पूछा जाएगा कि किस के आक्रमण के दौरान के बाद जो है कि भारत का यूनान के साथ या मध्य एशिया के देशों के साथ संपर्क के लिए एक जलमार्ग और 3 स्थल मार्गों की खोज होती है। तो वो सिकंदर के आक्रमण के बाद ही 3 स्थल मार्ग नए खुलते हैं और एक जो है जलमार्ग खुलता है, ठीक है। तो सिकंदर ने यहाँ पर जो है कि एक दल भेजा हुआ था सिंधु नदी के मुहाने से लेकर के फारस की खाड़ी तक के एक स्थल मार्ग खोजने के लिए भेजा हुआ था, जिससे कि व्यापार यहाँ पर भारत के साथ किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो आक्रमणकारी हैं, विदेशी आक्रमणकारी, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इन अन्य आक्रमणकारियों के बारे में जैसे कि यहाँ पर शक हैं, पार्थियन हैं, पार्थियाई बैक्टीरियाई हैं, तो इनके बारे में अगले वीडियो के अंकों में हम बात करेंगे। वहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि सिकंदर का जो मार्ग था वो यहाँ पर आपको मानचित्र में पूरा पूरा ये दिख रहा है। तो इस तरह से भारत में ये आया हुआ था, और यहाँ से हम देखते हैं कि समुद्र मार्ग के द्वारा भी एक व्यापार के लिए मार्ग खोजा हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और है। यहाँ पर पोरस के बारे में हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर था पुरु का राज्य। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर ये झेलम नदी, ये चेनाब नदी, इसके मध्य का जो क्षेत्र था ये आपका पोरस का राज्य था। और तक्षशिला गांधार का क्षेत्र में आम्बिक था, तो उसने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने, ठीक है। सिकंदर जो है कि भारत से चला जाता है लगभग जो है कि 323 ईस्वी के दौरान, 323 ईस्वी में ये भारत से जाता है, 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईस्वी नहीं, 323 ईसा पूर्व, यहाँ पर 323 ईसा पूर्व में यह भारत से जाता है। और इसी दौरान इसकी मृत्यु भी हो जाती है 323 ईसा पूर्व के दौरान ही। और जब ये भारत से लौटता है तो उस जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र जो जीता हुआ था इसने, यह लगभग सेल्यूकस निकेटर को दे सौंप जाता है, यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर जाता है, और अपनी सेना के साथ जो है कि अपने राज्य की तरफ बढ़ता है, जो कि बेबीलोन के क्षेत्र की तरफ ये बढ़ता है। तो इसकी तबीयत खराब, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रास्ते में जो है कि कुछ शत्रुओं ने इसको मार दिया था, कुछ कहते हैं कि सफ़र के बाद जो है कि तबीयत बिगड़ने से इसकी जो है कि बेबीलोन में जाकर के मृत्यु हो गई थी। युद्ध में जो है कि इसको गंभीर चोट आई थी वापस लौटते समय। तो अलग अलग धारणा यहाँ पर है, लेकिन जो सिकंदर था बहुत ही महान शासक रहा था, ठीक है। तो उसने समूचे पूरे विश्व विजय का उसने सपना देखा था। हालांकि वो भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के बाद ही उसको लौटना पड़ा था ब्यास नदी के यहाँ से इसको लौटना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से सिकंदर वापस लौट गया था। तो यही इसका उत्कर्ष का, साम्राज्य के उत्कर्ष का बिंदु, चरम बिंदु सिद्ध होता है ब्यास नदी भारत में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इतनी सारी चीज़ें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें। और एग्ज़ाम को लेकर के किसी भी तरह के आपके मन में ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। जब भी परीक्षाएं होंगी तो आपको लगातार परीक्षाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए अभी से आप अपनी तैयारी जारी रखें, ताकि परीक्षा के दौरान आपका जो मानसिक तनाव होता है वो यहाँ पर कम रहे और आप अच्छे से परीक्षा दे सकें और उनमें सफलता प्राप्त कर सकें, ठीक है। और सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के, तो आप उसका पालन करें। देखिए, जो छात्र होता है वो तो हमेशा से ही जो है पूरा मार्केट खुला रहे या बंद रहे, सारी चीज़ें चलें या ना चलें, वो तो बात की बात है। लेकिन हमें तो फ़िलहाल अभी अपनी पढ़ाई पर यहाँ पर फोकस करना है। अभी आप अपनी पढ़ाई करिए घर में बैठ करके आराम से, और अपनों का ध्यान रखें इसी उम्मीद के साथ कि सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।